गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बीएस गुरु एजुकेशन की तरफ से फिर 24 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ मैं भूपेंद्र सिंह आपके लिए आज की न्यूज़ से संबंधित करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं अपने पास किस तरह की न्यूज़ है। आज पहली न्यूज़ है हमारी जो कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय रिजर्व यानी नेशनल पार्क से है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड से है। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको आपकी एग्ज़ाम से हेल्पफुल लगता है तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स सर्किल में शेयर करें। देखते हैं अपने न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की तरफ दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बाघ प्रजनन आवास के भीतर पुलों और दीवारों के कथित अवैध निर्माण को रोकने हेतु एक याचिका पर विचार करने के लिए कहा है। फ्रेंड्स, ये जो एनटीसीए है ये एक प्राधिकरण है यानी ट्रिब्यूनल है जो कि विशेष तरह से केवल इसी प्रकार के मामले देखता है। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में अवस्थित है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के नैनीताल जिले में अवस्थित है। वर्ष 1977 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी जो कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य लुप्त प्राय बंगाल टाइगर को संरक्षण प्रदान करना था। इस नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया। इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका मुख्य क्षेत्र में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जबकि बफर जोन में आरक्षित वन और साथ ही सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल है। रिजर्व का पूरा क्षेत्र पहाड़ी है और यह शिवालिक तथा बाह्य हिमालय भूवैज्ञानिक प्रांतों के अंतर्गत आता है। रामगंगा, सोन नदी मंडल, पलेन और कोसी रिजर्व से होकर बहने वाली यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसकी स्थापना 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई थी। इसका गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया था तथा इसे सौंपे गए शक्तियों और कार्यों के अनुसार बाघ संरक्षण मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया था। उत्तराखंड के अन्य प्रमुख संरक्षित क्षेत्र हैं नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एक साथ यूनेस्को धरोहर स्थल है यानी फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कि फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके, जैसे कि आपकी ये फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। फ्रेंड्स, भुवन पोर्टल ये एक काफ़ी अनूठी पहल है। यह एक प्रकार का वेब पोर्टल है जिसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से भौगोलिक जानकारी यानी भू स्थानिक जानकारी और संबद्ध भौगोलिक सेवाएं जैसे कि प्रदर्शन, संपादन और विश्लेषण को खोजने और उन तक पहुंचने के लिए किया जाता है। यह भारत सरकार से उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश की वास्तविक सीमाओं को दर्शाता है। उपयोगकर्ता मैप संबंधी विदेशी ऐप के बजाय मैप माई इंडिया, मैप्स और एप्लीकेशन का उपयोग करके अपने गोपनीयता की बेहतर सुरक्षा कर सके। यह सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन के अनुरूप है। अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी कुछ इस प्रकार से हैं जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, गोवर्धन योजना। ये सभी
योजनाएं किसानों के हित की हैं और भुवन पोर्टल के द्वारा भी किसानों का हित साधने की कोशिश की जा रही है। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसरो की मदद से भुवन पोर्टल के साथ वर्क किया जा रहा है। अगली न्यूज़ में फ्रेंड्स, फिलीपींस समुद्रिक साझेदारी युद्धाभ्यास भारत के साथ किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पश्चिमी फिलीपींस नग सागर में फिलीपींस नौसेना के साथ एक समुद्री साझेदारी युद्धाभ्यास पहल किया है। इससे पहले इंग्लिश चैनल में भारत यूके के साथ सैनिक नौसैनिक अभ्यास कोंकण 21 का आयोजन किया गया था, जो कि हमने अपनी कल की न्यूज़ में डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, जैसा कि देख पा रहे हैं, आपका ये वेस्ट फिलीपींस सी है और आपका ये फिलीपींस है इस एरिया में। तो इस तरह से ये जो एरिया है वेस्ट फिलीपींस सी का है और यहाँ पर ही भारत और फिलीपींस की मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है। फ्रेंड्स, इन न्यूज़ पे ध्यान दें क्योंकि ये एक्सरसाइज हैं, अभ्यास हैं। इनको जैसे यूके के साथ का कोंकण 21 का आयोजन, ये एक तरीके से आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगली न्यूज़ है फ्रेंड्स, विश्व संस्कृत दिवस। विश्व संस्कृत दिवस 22 अगस्त 2021 को मनाया जाता है। भारत में संस्कृत एक शास्त्रीय और 8वीं अनुसूची की भाषा है। यानी भारत में संस्कृत एक शास्त्रीय और संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा है। वर्ष 2020 में उत्तराखंड सरकार ने नियमित रूप से संस्कृत का उपयोग सीखने के लिए राज्य भर में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया था, जो कि आपके सामने है। ये संस्कृत और ग्राम विकास का निर्णय लिया था। प्रमुख बिंदु कुछ इस तरह है इसके। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य संस्कृत भाषा को पुनरुद्धार और रखरखाव को बढ़ावा देना है। यह हिंदू कैलेंडर में श्रवण महीने के पूर्णिमा दिवस को मनाया जाता है। प्राचीन काल की तरह व्यापक रूप से नहीं बोली जाने के बावजूद यह दिवस अनिवार्य रूप से संस्कृत सीखने और जानने के महत्व की बात करता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्य और केंद्र सरकारों को अधिसूचना जारी करने के बाद वर्ष 1969 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। संस्कृत संगठन संस्कृत भारती दिवस को बढ़ावा देने का कार्य करती है। फ्रेंड्स, हमारी एक नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी प्रवाल। फ्रेंड्स, ये प्रवाल भित्तियाँ होती हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं हमारे लिए। देखते हैं कि इस तरह से इम्पोर्टेंस रखती हैं। प्रवाल आनुवंशिक रूप से समान जीवों से बने होते हैं जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। पॉलिप्स कहा जाता है। इन पॉलिप्स में सूक्ष्म शैवाल होते हैं जिन्हें जूजेनथेले कहा जाता है, जो उनके ऊतकों के भीतर रहते हैं। प्रवाल और शैवाल में परस्पर संबंध होता है। प्रवाल और शैवाल में परस्पर संबंध होता है। प्रवाल जूजेनथेले को प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक यौगिक प्रदान करता है। बदले में जूजेनथेले कार्बोहाइड्रेट की तरह प्रकाश संश्लेषण के जैविक उत्पाद के प्रवाल को आपूर्ति करता है, जो उनके कैल्शियम कार्बोनेट कंकाल के संश्लेषण हेतु प्रवाल पॉलिप्स द्वारा उपयोग किया जाता है। यह प्रवाल का आवश्यक पोषक तत्वों को प्रदान करने के अलावा इसे अद्वितीय और सुंदर रंग प्रदान करता है। इन्हें समुद्र का वर्षावन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो प्रवाल हैं ये समुद्र का वर्षावन भी कहा जाते हैं। प्रवाल दो प्रकार के होते हैं, कठोर उथले पानी के प्रवाल, सॉफ्ट प्रवाल, और गहरे पानी के प्रवाल, गहरे ठंडे पानी के प्रवाल पानी में रहते हैं। प्रवालों से लाभ क्या है, हमें इस बात को देखते हैं। आवास। प्रवाल 1 मिलियन से अधिक विविध जलीय प्रजातियों का घर है, जिनमें हजारों मछलियों की प्रजातियां शामिल हैं। आय। प्रवाल भित्ति और संबंधित पारिस्थितिकी प्रणालियों का वैश्विक अनुमानित मूल्य $2.7 ट्रिलियन प्रतिवर्ष है। यह सभी वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र सेवा मूल्यों का 2.2% है। इसमें पर्यटन और भोजन शामिल है। तटीय सुरक्षा। प्रवाल भित्ति तरंगों से ऊर्जा को अवशोषित करके तट रेखा क्षरण को कम करते हैं। वे तटीय आवास
कृषि भूमि और समुद्र तटों की रक्षा कर सकते हैं। चिकित्सा, ये प्रवृत्तियां उन प्रजातियों का घर हैं जिनमें दुनिया की कुछ सबसे प्रचलित और खतरनाक बीमारियों के इलाज की क्षमता है। फ्रेंड्स, भूकंप वेधशालाओं के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत देश में भूकंप गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। वर्तमान में भारत में केवल 115 भूकंप वेधशालाएं हैं। भूकंप वेधशालाओं का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भूकंप के समय की सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम होना, यानी भूकंप वेधशालाएं जो होती हैं वो भूकंप आने से के समय सटीक भविष्यवाणी करती हैं, जिससे हम भूकंप के आने से पहले ही होशियार या हमें चेतावनी प्राप्त होती है। भूकंप वेधशालाओं की आवश्यकता, भूकंप की घटना मानव शक्ति से परे एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसलिए बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप को भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात और सुनामी के मामले में विश्व के सबसे अधिक आपदा संभावित क्षेत्रों में से एक माना जाता है। फ्रेंड्स, अगली न्यूज़ हमारी कोविड-19 से संबंधित mRNA वैक्सीन डेवलप की गई उस mRNA वैक्सीन से रिलेटेड है। mRNA वैक्सीन बनाम पारंपरिक टीके, जो वैक्सीन mRNA से बनाई जाती है और पारंपरिक टीके में क्या अंतर है, उनमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, अभी वैज्ञानिक भी HIV का टीका बनाने के लिए mRNA का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। mRNA वैक्सीन बनाम पारंपरिक टीके के रूप में देखते हैं इसको। टीके रोग पैदा करने वाले कारकों जैसे वायरस या बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित प्रोटीन को पहचानने और प्रतिक्रिया करने के लिए शरीर को प्रशिक्षित करने का काम करते हैं। जो टीके होते हैं फ्रेंड्स, वो वायरस या बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित प्रोटीन को पहचानने और प्रतिक्रिया करने के लिए शरीर को प्रशिक्षित कर देते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में कोई भी गलत वायरस या बैक्टीरिया आता है, तो यदि हमने टीका ले रखा है तो हमारे जो बॉडी में पाए जाने वाले एंटीजन हैं वो उन्हें पहचान लेंगे और हम उन्हें उनसे हमारी प्रतिरक्षा करेंगे। पारंपरिक टीके रोग पैदा करने वाले कारक या उसके द्वारा पैदा होने वाले प्रोटीन की छोटी या निष्क्रिय खुराक से बनते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रतिक्रिया देने के लिए उत्तेजित करने हेतु शरीर में डाले जाते हैं। लेकिन mRNA टीके शरीर को कुछ वायरल प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये mRNA या मैसेंजर RNA का उपयोग करके काम करते हैं, जो अणु हैं और DNA निर्देशकों को क्रियाशील बनाते हैं। एक सेल के अंदर mRNA का उपयोग प्रोटीन बनाने के लिए नमूने के रूप में किया जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी अपनी अगले स्लाइड्स में बताया कि वैज्ञानिक mRNA की मदद से HIV का टीका बनाने की कोशिश कर रहे हैं। HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में CD4 को एक प्रकार का व्हाइट ब्लड सेल है। CD4 जो कि एक प्रकार का व्हाइट ब्लड सेल है, जिन्हें टी सेल या कहते हैं, पर हमला करता है। टी कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो कोशिकाओं में विसंगतियों और संक्रमण का पता लगाने के लिए शरीर में घूमती रहती हैं। शरीर में प्रवेश करने के बाद HIV वायरस की संख्या में तीव्रता से वृद्धि होती है और यह CD4 कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है। इस प्रकार यह मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। एक बार जब यह वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है तो इसे कभी नहीं हटाया जा सकता। HIV से संक्रमित व्यक्ति की CD4 की संख्या में काफ़ी कमी आ जाती है। एक स्वस्थ शरीर में CD4 की संख्या 500 से 1600 के बीच होती है, लेकिन एक संक्रमित शरीर में यह संख्या 200 तक कम हो सकती है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण एक व्यक्ति में संक्रमण और कैंसर की संभावना अधिक रहती है। इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति के लिए मामूली चोट या बीमारी से भी उबरना मुश्किल हो जाता है। समुचित उपचार से HIV के गंभीर प्रभाव को रोका जा सकता है। संबंधित पहलें: HIV एवं एड्स रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2017, प्रोजेक्ट सनराइज 1990, द रेड रिबन, ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया। फ्रेंड्स,
ये न्यूज़ थी आज आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एमआरएनए से संबंधित और एचआईवी से संबंधित। यहाँ पर हमारी CD4 और टी सेल्स जो होती हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग हैं जो कि हमारे पूरे ब्लड में घूमती रहती हैं, पूरे बॉडी में घूमती रहती हैं। यदि हमें कोई प्रतिरक्षा इन पर प्रहार करता है तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली गंभीर रूप से नुकसान पहुँच जाता है। फ्रेंड्स, चलते हैं हम अगली न्यूज़ की तरफ। दिल्ली की न्यूज़ है फ्रेंड्स। अभी फ़िलहाल सर्दियाँ यदि आने वाली हैं धीरे से। यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण हो जाता है और सभी तरफ स्मॉग हो जाता है। तो अभी दिल्ली सरकार ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने स्मॉग टावर को बनाया, एक स्मॉग टावर बनाया है। चलते हैं देखते हैं क्या है न्यूज़। स्मॉग टावर का आशय व्यापक पैमाने पर एक प्यूरीफायर के रूप में काम करने के लिए डिजाइन की गई संरचनाओं से है। इसमें प्रायः एयर फिल्टर की कई परतें मौजूद होती हैं जो प्रदूषित हवा को साफ करते हैं। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा स्मॉग टावर मौजूद है। स्मॉग टावर की कार्यप्रणाली, यह एक डाउन ड्राफ्ट एयर क्लीनिंग सिस्टम का उपयोग करता है जहां प्रदूषित हवा को तकरीबन 24 मीटर की ऊंचाई से प्राप्त किया जाता है और फिल्टर की गई हवा को टावर के नीचे जमीन से लगभग 10 मीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। यह चीन में उपयोग की जाने वाली प्रणाली से अलग है जहां 60 मीटर का स्मॉग टावर एक अप ड्राफ्ट सिस्टम का उपयोग करता है जिसमें हवा को जमीन के पास से प्राप्त किया जाता है और हीटिंग तथा संवहन द्वारा ऊपर की ओर बढ़ाया जाता है। फिल्टर की गई हवा टावर के शीर्ष पर छोड़ी जाती है। फ्रेंड्स, आज हमारे पास यही न्यूज़ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर योर फ्रेंड्स सर्किल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।